वेलकम टू नील एजुकेशन टेम्पल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और जितने भी मैं यूजफुल वीडियो बनाती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड वो आप तक पहुँचती रहे। मेरी जो कोशिश होती है कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही खास टॉपिक है, हर किसी के लिए वो इम्पोर्टेंट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो। टीचर चाहे स्कूल का हो चाहे कॉलेज का हो, स्टूडेंट भी चाहे कॉलेज का हो या स्कूल का हो, और पेरेंट्स माता पिता चाहे उनके बच्चे स्कूल में हैं या फिर स्कूल में जाने वाले हैं, इन तीन लोगों के लिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। कहा जाता है कि अगर देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो उस देश की शिक्षा नीति को बदल देना चाहिए। जी हाँ, नई शिक्षा नीति की घोषणा हो चुकी है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और अगर इन चेंजेस का इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो एक रिवोल्यूशनरी चेंज हमारे कंट्री में आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें एक उम्मीद दिखाती है कि हमारी जो देश की युवा पीढ़ी है अब नहीं भटकेगी। पॉलिसी है, इसमें एक बहुत बड़े परिवर्तन की बात की गई है। इस परिवर्तन से हमारे देश का भविष्य बहुत सुनहरा दिखाई देता है। सबसे बड़ी जो बात है इस जो टॉपिक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को स्टार्ट करने से पहले हम सभी को ये जानना जरूरी है कि सबसे बड़ा परिवर्तन जो सबसे पहले हम जान ले कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है कि MHRD, जिनके जो मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल जी हैं। और हिंदी में अगर बात करें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अब हम डिस्कशन पे आते हैं सीधा सीधा। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है सबसे पहले जो है 1968 में इंदिरा गांधी जी के टाइम में आई थी। और की बात करें, ये 1986 में राजीव गांधी जी के टाइम में आई थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। 92 में PV नरसिम्हा राव के टाइम में इसी को रिवाइज किया गया था। अब 34 सालों के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। इट्स ड्राफ्ट केम ऑन 31 मई 2019। इसका जो ड्राफ्ट है वो 31 मई 2019 को आ चुका था। दिस पॉलिसी केम आफ्टर 34 इयर्स। जैसे मैंने अभी बताया कि 34 साल बाद आई है ये पॉलिसी। कंप्लीट सिस्टम विल बी डिजिटल एंड ऑनलाइन। जो पूरे का पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो डिजिटल होगा और ऑनलाइन होगा। For whom it is compulsory to know about NEP 2020। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि किन लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। टीचर, एक टीचर को पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस हुए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एक स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए और साथ साथ माता पिता को भी पता होना चाहिए। अब जो चेंजेस आए हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम में वो देख लेते हैं। What is 5 + 3 + 3 + 4? बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल्स आए, व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि मैम ये 5 3 3 4 क्या है। तो अब इसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप इस चीज को ध्यान से समझिए, पूरी पेशेंस के साथ वीडियो देखिए। वीडियो थोड़ा सा
लंबा हो जाएगा, पर इसे समझिए, मैंने बिल्कुल ही आसान शब्दों में से समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम 5 वर्षों को समझते हैं कि अप टू 5 क्लास एजुकेशन विल बी गिवन इनटू मदर टंग, नेशनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज। ठीक है, तो 5वीं कक्षा तक शिक्षा जो है मातृभाषा में दी जाएगी, राष्ट्रभाषा में दी जाएगी, क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। चाहे आप हिंदी कह लो, चाहे मराठी कह लो, चाहे बंगाली कह लो, चाहे राजस्थानी कह लो, मतलब ये क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। और ये जो हमने यूरोप से ये सिस्टम अडेप्ट किया है, कहा भी जाता है कि जो भाषा, जो लैंग्वेज हमारे ब्लड में होती है, खून में होती है, उसी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट को इजीली समझा जा सकता है। बड़े टाइम बाद हमें ये चीज समझ आई, काश ये पहले लागू हो जाती, चीजें इम्प्लीमेंट हो जाती, तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़ता। दूसरी चीज, other languages will be other languages, whether it is English or other international language, will be taught as a particular or separate subject। चाहे वो इंग्लिश है या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उसे जो है सिर्फ और सिर्फ एक विषय के तौर पे पढ़ाया जाएगा। अब उन पेरेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है जिन बच्चों का मीडियम इंग्लिश हो जाता था और वो ट्यूशन के लिए भटकते थे, बेचारे होते बहुत इंटेलिजेंट थे, सिर्फ एक भाषा जो है एक ऐसा बैरियर बन जाती थी लैंग्वेज, जो बच्चे को कुछ समझने में दिक्कत पैदा करती थी। तो ये चीजों का समाधान यहाँ पे हो गया है। तभी कह रही हूँ कि वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जानिए इन बारीक बारीक चीजों को। नेक्स्ट, फर्स्ट 5 ईयर विल बी फाउंडेशन स्टेज। पहले 5 साल नींव रखने के होंगे। करिकुलम विल बी प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी, और इसका पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विल बी प्रिपेयर्ड, बहुत ही मजबूत नींव बच्चे की तैयार की जाएगी। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं ये फर्स्ट 5 ईयर। प्री प्राइमरी जो है वो 3 साल की होगी, पहली कक्षा 1 साल की होगी, दूसरी कक्षा भी 1 साल की होगी। और मेथड ऑफ टीचिंग, प्ले वे, लर्न विद फन, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, और जो हमारे पढ़ाने के जो मेथड, विधियां होंगी, वो क्या होंगे? प्ले वे मेथड होगा, खेल खेल में सीखना। और बुक बर्डन जो है, किताबों का बोझ कम किया जाएगा। उसके बाद +3, नेक्स्ट ईयर में 3rd, 4th, 5th क्लास स्टूडेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ब्राइट फ्यूचर। अब तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के विद्यार्थी जो है भावी भविष्य के लिए तैयार किए जाएंगे। उनके सब्जेक्ट देख लीजिए, तीसरी, चौथी, 5वीं में ही साइंस, मैथ, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, इस तरह के सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट 3rd जो है मिडिल स्टेज, जिसे 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा कही जाती है, ये अगले 3 साल जो है वो मिडिल स्टेज के होंगे। ये कक्षाएं भी तय पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पढ़ाई। अब आते हैं लास्ट स्टेज, 4th स्टेज, 9th, 10th, 11th और 12th। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन 4 सालों के अंदर है। डीप अंडरस्टैंडिंग फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड अमंग स्टूडेंट्स। बच्चों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी। एनालिटिकल थिंकिंग विल बी इंक्रीज्ड। विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टूडेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड टू अचीव बिग गोल। बच्चों को बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाएगा। बहुत बड़ा एक, तभी मैंने कहा था कि रिवोल्यूशनरी चेंज आने वाला है अगर इस एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। जब हम लोग एमएड करे तो हमने देखा कि जब हमने कंपैरेटिव एजुकेशन में एजुकेशन सिस्टम को पढ़ा, फॉरेनर एजुकेशन सिस्टम को पढ़ा, तो उसमें इस तरह की रिजिडिटी नहीं देखी जैसी हमारे इंडिया में थी। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, तो हम यही सोचा करते थे कि अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे इंडिया के अंदर आ जाती है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर आ जाती है, तो बहुत इजी हो जाएगा। और यही फ्लेक्सिबिलिटी अब यहाँ पे देखने को मिली है कि ये जो है, ये जो एज बच्चे की एक करने वाली एज होती है, काम करने वाली एज होती है, वो इस दौरान अगर ऐसे ऐसे सब्जेक्ट बच्चे को दे दिए जाएं, तो बच्चा जो है एक विशेष विषय के प्रति जिसमें उसकी रुचि है, बहुत ही गहरी समझ पैदा कर लेता है, बहुत ही गहरी समझ प्राप्त कर लेता है। देयर विल बी नो स्ट्रीम सिस्टम, ये चीज खत्म कर दी गई है। हम जिस
जैसे एडमिशन लेने जाते टेंथ में एडमिशन लेने जाते थे, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये जो चीजें हमें स्ट्रीम बता दी जाती थी और मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रीम मिल जाती थी। जैसे कि बच्चे चूज कर लेते थे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स। लेकिन अब कोई भी स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट्स मर्ज कर दिए गए हैं। अगर एक कॉमर्स का स्टूडेंट, इफ कॉमर्स स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी हिस्ट्री, ही कैन, जो अगर एक कॉमर्स का स्टूडेंट हिस्ट्री को स्टडी करना चाहता है तो वो स्टडी कर सकता है। जस्ट एक एग्जांपल है, अगर साइंस का जो फिजिक्स के साथ बच्चा म्यूजिक लेना चाहता है तो वो ले सकता है। होम साइंस के साथ अगर जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है, स्ट्रीम सिस्टम नहीं है। You will have to choose, हाँ एक चीज और है, for this pool for different subjects will be prepared and you will have to choose subject from that pool. It is said, सिर्फ कहा, सुनने में आया है, कहा जा रहा है कि ऐसा सिस्टम आएगा तो इसके लिए पूल बने होंगे कि जैसे कि पहले से ही कॉम्बिनेशन बना दिया जाएगा कि कॉमर्स के साथ हिस्ट्री है, अगर उस पूल में वो पेयर हमें मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे कि हिस्ट्री के साथ अगर फिजिक्स होगी या कॉमर्स होगी तो अगर उस पूल में वो लिस्ट में वो चीज है तब हम ले सकते हैं। ये सिर्फ कहा जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर अभी क्लैरिफिकेशन आना पेंडिंग है। नेक्स्ट जो बात है वो देयर विल बी नो बोर्ड इन 10th क्लास। 10th क्लास में बोर्ड नहीं होगा, 12th में होगा। अब बात करते हैं सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम तो आपका 9th से 12th तक रहेगा। 9th, 10th, 11th, 12th आपका सेमेस्टर सिस्टम रहेगा। एग्जाम विल बी कंडक्टेड थ्रू सेमेस्टर सिस्टम फ्रॉम 9 to 12। देयर विल बी 2 सेमेस्टर इन अ ईयर। अब सेमेस्टर को समझ लेते हैं कि एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। 1 सेमेस्टर विल बी ऑफ 6 months। एक सेमेस्टर 6 महीने का होगा। फाइनल मार्कशीट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एडिंग द मार्क्स ऑफ बोथ द सेमेस्टर्स। अब आपकी फाइनल मार्कशीट कब बनेगी? जब दोनों सेमेस्टर्स के मार्क्स ऐड होंगे। तो उन दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को ऐड करके हम फाइनल मार्कशीट बनाएंगे। एग्जाम बोर्ड विल बी मेड इजी। और जो बोर्ड एग्जाम है उसको बहुत ही इजी बनाने की कोशिश की गई है। क्रैमिंग पॉलिसी विल बी स्टॉप। अब रट्टे की जो नीति है वो खत्म कर दी जाएगी। Permission will be given to the students to choose language of their own choice to attempt board exam। ये बहुत ही खुशी की बात है बच्चों के लिए कि बोर्ड का एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है वो आप चूज कर सकेंगे। कोई लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे नहीं। अब एक और नई चीज है 360 डिग्री असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड। अब 360 डिग्री असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड क्या है इसको भी ध्यान से समझिए। ये एक इवेल्युएशन कार्ड है। A child will play a role during the preparation of report card। अब जब रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा तो बच्चा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 3 लोग उसको इवेल्युएशन करेंगे। पहला, एक सेल्फ इवेल्युएशन बाय द स्टूडेंट हिमसेल्फ। यहाँ पे बच्चा खुद को मूल्यांकन करेगा अपना स्वयं का। उसके बाद उसके जो क्लास के जो उसका पीयर ग्रुप है वो उसका मूल्यांकन करेगा। तीसरा, जो टीचर उसको पढ़ाने आ रहा है क्लास में वो उसका मूल्यांकन करेगा। तो 3 लोगों के मूल्यांकन के आधार पर ही उसका रिपोर्ट कार्ड असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड है। प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें, स्टूडेंट्स विल लर्न कंप्यूटर कोडिंग फ्रॉम 6th onward लाइक चाइना। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर कोडिंग सीखेंगे 6th क्लास से ही। 6th क्लास से उन्हें कंप्यूटर कोडिंग सिखानी स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा सिखाने से मतलब ऐसा जो है वो चाइना में होता है। तो इस तरह से हमारे जो बच्चे हैं वो चाइना जैसे कंट्री को मात देंगे। स्टूडेंट्स विल लर्न टेक्निक्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल मेकिंग। उन्हें सॉफ्टवेयर स्किल सिखाई जाएगी 6th क्लास से ही और मोबाइल बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और स्टूडेंट्स विल गेट चांस ऑफ इंटर्नशिप फ्रॉम 6th क्लास। और 6वीं क्लास से ही उन्हें इंटर्नशिप के भी के चांस मिलेंगे। अगर बच्चे के पास कोई कैपेसिटी, कोई एबिलिटी है, कोई स्किल है तो वो इंटर्नशिप ले सकता है उसमें। अगर सपोज वो पेंटिंग सीख रहा है तो वो पेंटिंग जो है एक
एक जैसे कि वो होते नहीं जो पेंटर्स होते हैं उनके पास वो जाके ट्रेनिंग ले सकता है, या फिर अगर एक बच्चा जो है सॉफ्टवेयर स्किल में अच्छा महारत हासिल कर रहा है, उसका इंटरेस्ट भी है, तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके इंटर्नशिप ले सकता है। इसके बाद कॉलेज एजुकेशन की बात करें, कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ पे इस चीज को देखना है हमने। ये ऐसा टेस्ट होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है, हमारे बच्चे जो हैं वो इतने अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते कि वो डायरेक्ट कट ऑफ के थ्रू एडमिशन ले सके अपने मनपसंद कॉलेज में, तो इसका भी यहाँ पे ख्याल रखा है एजुकेशन पॉलिसी में। तो एक कैट यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रखा जाएगा। इस टेस्ट में बच्चा जितने मार्क्स हासिल करता है उन मार्क्स को उसके जो 12th की परसेंटेज है उसमें जोड़ दिया जाएगा, और उनका टोटल मिला के जितना भी परसेंटेज बनती है उसके बेस पे वो उसको जो है उसके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाएगा, यानी उसके बेस पे उसका जो है वो उसकी परसेंटेज यानी उसकी जो रैंक निर्धारित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ग्रेजुएशन की बात करें, डिवीजन ऑफ 3 ईयर एंड 4 ईयर्स। अब 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन होगी। पहले हम 3 साल की बात कर लेते हैं। ग्रेजुएशन में जैसे पहले लोग एडमिशन ले लेते थे, लेकिन किसी कारणवश उनको ड्रॉप करना पड़ता था। 1 साल कर लिया तो किसी कारणवश उन्हें बीच में छोड़ना पड़ा, तो उनका वो 1 साल वेस्ट हो गया। 2 साल कर लिए, 2 साल के बाद छोड़ना पड़ा तो वो वेस्ट हो गया। तो अब ऐसा नहीं है, इस पॉलिसी में आया है कि अगर बच्चा ग्रेजुएशन का 1 साल करता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर सेकेंड ईयर करता है, 2 साल करता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, अगर 3 साल कंप्लीट करता है तो उसे डिग्री मिलेगी। If you want to study 4 years, topic of research will be given in the 4th year. अगर आप 4 साल स्टडी करना चाहते हो तो चौथे साल में आपको रिसर्च का टॉपिक दे दिया जाएगा, वो आपको रिसर्च करनी होगी, और डिग्री विल बी गिवन विद सर्टिफिकेट ऑफ रिसर्च। और ये डिग्री जो है आपको ग्रेजुएशन की वो रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ मिलेगी। और उनके जो रिसर्च जो है ये सर्टिफिकेट, ये उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल प्रूव होने वाला है, जो लोग बच्चे प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम क्या है, इसको भी समझिए। Whenever you want you can leave the college, whenever you want you can take admission. जितने मर्जी दफा आप छोड़ो पढ़ाई, जितनी मर्जी दफा एडमिशन लो, जितना मर्जी गैप डालो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। यही है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। देयर विल बी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इन एवरी कॉलेज। ये क्या है, आप पढ़ाई के साथ साथ कोई कोर्स करना चाहते हो या कर रहे हो, या कोर्स या कोर्सेज बहुत सारे कोर्स करना चाहते हो, तो आपका एक क्रेडिट बैंक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जो है बैंक बनाया जाएगा आपका। उस कोर्स के जितने भी आपके जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, आपके क्रेडिट्स जमा होते जाएंगे। आप उसी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई इन फ्यूचर डिग्री करते हो तो उस डिग्री में वो सारे क्रेडिट्स जोड़ दिए जाएंगे, जिनका आपको बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट जो है म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर विल बी टॉट इन एवरी कॉलेज। हर कॉलेज में म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, साहित्य ये सभी पढ़ाई जाएंगी। संस्कृत कॉलेज विल बी इनकरेज्ड, और संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जो संस्कृत के कॉलेजेस हैं इनमें जो और सब्जेक्ट है वो भी संस्कृत में ही पढ़ाए जाएंगे। और जो उसमें है, इसके अलावा जो IIT इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें भी लिटरेचर, ह्यूमैनिटी, आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट लेके आएंगे, वो पढ़ाए जाएंगे, और IIT की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। और बहुत ही हायर एजुकेशन में सुनने में जो आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, एमफिल बंद कर दी गई है। पहले
जो है एमफिल के बाद हम लोग पीएचडी में एडमिशन ले पाते थे, अब एमए करने के बाद डायरेक्ट बच्चे जो है वो पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। अगर हम इस एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, बहुत ही फ्लेक्सिबल करिकुलम लेके आई है, बड़े लचीला पाठ्यक्रम लेके आई है और रिजिडिटी कहीं नजर नहीं आती। वोकेशनल सब्जेक्ट है और इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है, जो एक्सट्रीम सिस्टम नहीं रहा। कोई भी सब्जेक्ट आप किसी भी स्ट्रीम से चूज कर सकते हो। आप कोई भी सब्जेक्ट आप जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, वो आप ले सकते हो। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी में मैंने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ही इजी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। बहुत ही लेंथी है ये, लेकिन मेन पॉइंट्स मैंने इसमें डाले हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस पॉलिसी के बारे में जान सके। जो बच्चे हैं उनको ये 5+3+3+4 वाला सिस्टम कई बार नहीं समझ आता, इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। और ग्रेजुएशन लेवल पे या कॉलेज लेवल पे बच्चे हैं, उनको कोई चीजें क्लियर नहीं होती, ये चीजें मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।